सुख शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें, उनका पालन करें जो हम दूसरों को बताते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 4 अप्रैल तक किए जा सकते हैं नामांकन। पहले चरण के लिए नामांकन की आज होगी जांच। बिहार की सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी दुनिया के वर्तमान और भविष्य में है एक निवेश, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत मंडपम में महिला उद्यमियों से वोकल फॉर लोकल और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का किया आह्वान। आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति अमेरिका बार एसोसिएशन स्प्रिंग कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में देंगे उद्घाटन भाषण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के उनके दृष्टिकोण को सराहा। मलेशियाई विदेश मंत्री से मुलाकात कर बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। नई दिल्ली में हाइब्रिड माध्यम से आज से शुरू होगा सैन्य कमांडरों का सम्मेलन। सुरक्षा की समग्र स्थिति की करेंगे समीक्षा और आकलन। पहले दिन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे सैन्य कमांडरों के साथ करेंगे संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अप्रैल को करेंगे वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ संवाद। और दुनिया भर में गरबा की बढ़ती लोकप्रियता से आह्लादित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, जीवन, संस्कृति और समर्पण का रूप है गरबा। सुप्रभात में बात विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। जम्मू कश्मीर के अलावा सभी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नामांकन की जांच की तारीख 5 अप्रैल है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भरे गए नामांकन की जांच 6 अप्रैल को होगी। आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम कल पूरा हो चुका है। नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। बिहार की सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। स्क्रूटनी 30 मार्च को होगी। वहीं बिहार के कैंडिडेट्स अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं। आम चुनाव के पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण के तहत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। इस चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। मतदान भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की निर्वाचन आयोग की कोशिश में कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। आइए चुनाव आयोग की तैयारियों से जुड़ा देखते हैं एक वीडियो।
In India's vast and diverse landscape, the Election Commission works tirelessly to ensure democracy flourishes, overcoming geographical barriers and challenges along the way. From the towering peaks of the Himalayas to the serene backwaters of Kerala, from the scorching deserts of Rajasthan to the dense forests of Sundarbans, ECI officials navigate through challenging landscapes, transcending geographical boundaries to set up polling stations. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हमें पक्ष लिए हुए ये इलेक्शंस करवाने हैं। आप लोग सब मैप पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बाउंड बाय बाउंड लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और रास्ते में जो भी कठिनाई हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें पार करते हुए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ साथ केवल हम नहीं रहेंगे, पोलिंग पार्टीज भी रहेंगी, जिनकी सुरक्षा हमारे लिए बेहद ही अहम है। Their dedication knows no limits as they bring democracy to the doorsteps of those living in the remote corners of the country. Through their efforts, the Election Commission of India ensures that the voices of every community, from every corner of India, are heard, because every vote matters. Every voice counts. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पत्र सूचना कार्यालय ने आम चुनाव 2024 की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए समग्र सुविधा पोर्टल के रूप में विभिन्न विशेषताओं से लैस एक माइक्रो साइट की शुरुआत की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडिया कर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से पत्रकार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आसानी से संपर्क के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, केन्या और जॉर्जिया के राजदूतों और उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। परिचय पत्र पेश करने वालों में फिलीपींस गणराज्य के राजदूत जोसेल फ्रांसिस्को इग्नासियो, उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत सरडोर रुस्तमबायेव, बेलारूस गणराज्य के राजदूत मिखाइल कास्को, केन्या गणराज्य के उच्चायुक्त पीटर मैना मुनीरे और जॉर्जिया के राजदूत वक्तांग जोशविली शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी दुनिया के वर्तमान और भविष्य में एक निवेश है। उन्होंने महिला उद्यमियों से वोकल फॉर लोकल और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40 वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और दुनिया में लैंगिक अंतर को कम करना सतत विकास की कुंजी है। उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब महिलाओं को योगदान के लिए उचित स्थान मिले। No one can disagree that gender equality, women empowerment and women-led development, they are fundamental to just society. Society where there is justice and no inequities. It brings about equality of a great nature. In a sense, when you empower women, you are investing in the present. You are investing in the future. You are investing for the family. You are investing for society. As a matter of fact, you are investing for the entire planet. By promoting equal opportunities, breaking down barriers, and amplifying the voices and achievements of women, we create a society that is not only fairer and more just, but also prosperous and more importantly, sustainable.
promoting women's economic justice and closing gender gap in the world, they are key to sustainable development. We need sustainable development. We are having existential challenges in the shape of climate change, environment, and otherwise. Sustainable development can take place only and only when your gender, women, have a rightful place to contribute. They don't need any accelerated system to make their contribution. They only look for overcoming the handicaps. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज आशा और संभावना की भूमि के रूप में उभरा है। महिलाएं आज अपने अधिकारों को फिर हासिल कर रही हैं। सिस्टम उनकी मदद कर रहा है क्योंकि महिलाएं अपनी अदम्य दृढ़ता, जोरदार प्रयासों और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं। When Bharat is experiencing upbeat mood, let me take you to 1989. I was a member of parliament. I was a union minister. I had to suffer the pain, anguish, a demeaning situation that our gold had to be physically airlifted. It was taken in a plane to be placed to 2 banks in Switzerland to sustain our financial credibility. And where are we today? Being involved with business aspects, you know, our foreign exchange is not a cause of worry. We have sometimes a week, a jump in foreign exchange can be over $6 billion. And in 1990, we were short of even $2 billion. That's where we have come up. The mood is upbeat. India, our Bharat, home to 1/6 of humanity, is known as a land of hope and possibility. Women are reclaiming their rights. The system is helping them because women are known for indomitable perseverance, vigorous efforts, and transformative vision. उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में अमेरिका बार एसोसिएशन स्प्रिंग कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में उद्घाटन भाषण देंगे। शाम 6 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में गरबा की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरबा को कुछ समय पहले यूनेस्को की सामुदायिक सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह मिली है। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं धरोहर है। कुछ दिन पहले ही पेरिस में इस संबंध में मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पेरिस में यादगार गरबा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरबा जीवन, संस्कृति और समर्पण का आयोजन है और ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के साथ ही आयोजन की कुछ तस्वीरें भी साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया में चीन को आड़े हाथों लिया।
विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे लिखित समझौतों को कायम रखने में विफल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति केवल सैनिकों की पारंपरिक तैनाती के आधार पर हासिल की जा सकेगी और बीजिंग के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए यही पूर्व शर्त होगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया की राजधानी में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान चीन के साथ भारत के संबंधों की मौजूदा स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य सीमा की सुरक्षा करना है और मैं इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे बीच एक समझौता था, वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है। हमारी उस रेखा पर सेना न लाने की परंपरा है। हम दोनों के सैन्य ठिकाने कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो हमारी पारंपरिक तैनाती की जगह है और हम वो सामान्य स्थिति चाहते हैं। In the case of China, our relationship has been difficult for a variety of reasons, including the fact that we have a boundary dispute. But despite the boundary dispute, over the many years, we actually built up a substantial relationship because we agreed that while we will negotiate the boundary dispute, both of us will agree that we will not bring soldiers in large numbers to the boundary, and we will never have a situation where there will be violence and bloodshed on the boundary. So this understanding, which started in the 1980s, actually was reflected in a number of agreements, and those agreements gave the relationship the stability on the basis of which in other areas the relationship went forward. So, there was trade, there was investment, there was tourism, there was exchange of people in different walks of life. Now, unfortunately, for reasons which are still not clear to us, these agreements were broken in 2020, and we actually had violence and bloodshed on the border. So this is not a question of you're spending money on the China border which would be better spent on Indians. My first duty to Indians is to secure the border. I can never compromise on that. So we are today, we are still negotiating with the Chinese. I talk to my counterpart. We meet from time to time. Our military commanders negotiate with each other. But we are very clear that we had an agreement. There is a line of actual control. There is a tradition of not bringing troops to that line. Both of us have bases some distance away, which is our traditional deployment place. And we want that normalcy. So that normalcy, that return to where we are in terms of the troop deployment, will be the basis for the relationship going forward. And we've been very, very honest with the Chinese about it. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर, फिलीपीन और मलेशिया के अपने 3 राष्ट्रों के दौरे के अंतिम और तृतीय चरण में कुआलालंपुर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रक्षा और म्यांमार सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की। उन्होंने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री इब्राहिम की दूरगामी सोच दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने की दिशा में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विकास को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उन्हें बहुत लाभ मिला है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मलेशियाई समकक्ष मोहम्मद बिन हाजी हसन के साथ भारत और मलेशिया के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उपयोगी और स्पष्ट चर्चा की।
साथ ही मलेशिया भारत द्विपक्षीय मामलों के बहुमुखी आयामों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों मंत्रियों ने उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तिथि पर मलेशिया और भारत की 7वें संयुक्त आयोग की बैठक बुलाने पर भी चर्चा की। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और उनका अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सैन्य कमांडरों के सम्मेलन की। आज से सैन्य कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड माध्यम से शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में सुरक्षा की समग्र स्थिति की समीक्षा और आकलन किया जाएगा। पहले दिन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे सैन्य कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अप्रैल को वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ संवाद करने वाले हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बुधवार को कहा कि बालाकोट जैसे अभियानों ने ये साफ कर दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुश्मन की सीमा से परे जाकर हवाई ताकत दिखाई जा सकती है। भविष्य के संघर्षों में हवाई शक्ति विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जैसे जैसे देश तेजी से अंतरिक्ष आधारित संसाधनों पर निर्भर हो रहे हैं, अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण अपरिहार्य वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में आकाश को अक्सर आश्चर्य और अन्वेषण का क्षेत्र माना गया है, जहां सपने उड़ान भरते हैं और सीमाएं विशाल नीले विस्तार में विलीन हो जाती हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि फिर भी इस शांति के नीचे प्रतिस्पर्धा से भरा एक क्षेत्र है, जहां हवाई श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा ने कई देशों की नियति को आकार दिया है और कई युद्धों के नतीजे तय किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम इन अज्ञात आसमानों में यात्रा कर रहे हैं, वायु शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख घटक होने के नाते निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक, शांति और सहयोग के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक स्थान अक्सर समाज में पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण न केवल वकीलों और न्यायाधीशों के लिए अच्छा है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचना भी है। वो राजेंद्र नगर में नए तेलंगाना उच्च न्यायालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखने और राज्य में 32 ई-सेवा केंद्रों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण समाज में समुदायों और समूहों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें परंपरागत रूप से न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। सुप्रभात में बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 28 मार्च साल 1965 को मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए अलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। उस समय मार्टिन लूथर काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मकसद श्वेत लोगों को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती और उनका भरोसा जीतना है। प्रांत के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस ने मार्टिन लूथर किंग के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये मार्च अमेरिका में नागरिक अधिकारों का कानून बनने के कुछ ही महीने के बाद हुआ था।
इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कई राज्यों ने ऐसे कई कदम उठाए ताकि इस कानून को लागू करने से बच सकें। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए महज 35 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित करने और साथ ही चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की कुछ लड़कियों ने मेरा वोट मेरा गौरव नाम से नई पहल की है। रियासी के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष पॉल महाजन ने पहली बार वोट देने जा रही इन लड़कियों के प्रयास की सराहना की है। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं इस अभियान से जुड़ा एक वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से इलेक्शन अनाउंस हुई है हम इसको एक त्यौहार की तरह बना रहे हैं। आज भी हमने इसको मेहंदी के रूप में सेलिब्रेट किया, पहले भी हमने कई बार इसको सेलिब्रेट किया, जैसे कि रंगोली बना के, दीप जला के, संगीत करके। तो मैं न्यू वोटर्स को कहना चाहती हूँ कि अपना वोट देने ज़रूर जाएँ, ये हमारा एक अधिकार है। मैं 18 साल के बाद अपना पहला वोट देने जा रही हूँ। मैं आप सभी को जागरूक करना चाहूँगी कि वोट देना हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि वोट डालें। हमने यहाँ पे महादेव में हमने इसको एक त्यौहार की तरह मनाया। कई लोग मानते हैं कि ये वोट देना सिर्फ टाइम वेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कि एक अंक से बच्चा फेल या पास होने का होता है, वैसे ही एक वोट से हमारा एक अच्छा नेता आ सकता है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और जब से हमने इलेक्शन के बारे में सुना है तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इसे हम फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं।